हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि स्टूडेंट मालूम है आपको कि इस सीरीज़ में हम लूसेंट सामान्य ज्ञान को कवर कर रहे हैं। लूसेंट सामान्य ज्ञान में यह जियोग्राफी वाला पार्ट है और जियोग्राफी में आज की 5वीं क्लास होने वाली है। दोस्तों 4 क्लासेस के वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की इस 5वीं क्लास में हम लूसेंट सामान्य ज्ञान में स्थलमंडल, चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत, पठार और आदि मैदानी भागों को समझेंगे। दोस्तों लूसेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। यहाँ पर आप लूसेंट अच्छे से समझकर याद कर सकते हैं। देखिए, पढ़ना बात अलग होती है, जब आप इसको समझकर पढ़ेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगी। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस क्लास पर। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके के वीडियोस और क्लासेस, साथ ही साथ एजुकेशन से संबंधित न्यूज़ के वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास पर। आज की क्लास में हम स्थल मंडल से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमने पृथ्वी की संरचना के बारे में लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम स्थल मंडल को समझेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से स्थल मंडल के अलग अलग भाग हैं। तो दोस्तों नॉर्मली हम बात करते हैं स्थल मंडल की, तो स्थल मंडल के बारे में समझने से पहले हम समझेंगे कि जो पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी सतह है, देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद जो संपूर्ण हम बाहरी सतह की बात करते हैं, ऊपरी भाग की, ठीक है, जिस पर क्या है, अलग अलग चीज़ है, महाद्वीप हैं और महासागर हैं। तो जो महासागर वाला भाग होता है वो कौन सा भाग है, जलमंडल वाला भाग। और जो महाद्वीप वाला भाग है वो कौन सा है, वो स्थल मंडल वाला भाग है। आपको मालूम होगा जब भी हम स्थल मंडल की सबसे बड़ी इकाई की बात करते हैं कि स्थल मंडल की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो हम कहते हैं महाद्वीप स्थल मंडल की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। इसके बाद महासागर जो है वो जलमंडल की सबसे बड़ी इकाई है। तो पृथ्वी के कुल 29%, जो 29% भाग है वह स्थल है और 31% भाग क्या है, जल है, ठीक है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 3:7 का है, ठीक है। जैसा कि अपन समझ चुके हैं कि पृथ्वी का 29% भाग ही क्या है, आपका स्थल है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो वाहन संरचना में जो जलमंडल है, देखिए ये पृथ्वी है, ऊपर वाला भाग ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध का 61% भाग और दक्षिणी गोलार्ध का 81% भाग क्या है, जल वाला भाग है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के किस गोलार्ध में जल का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जल का प्रतिशत सबसे अधिक है और उत्तरी गोलार्ध में स्थल का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसके अलावा पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की है। आपने देखा होगा कि हिमालय पर्वत जो है पृथ्वी का सबसे उच्चतम पर्वत है और इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर की है, ठीक है। और सबसे अधिक गहराई की यदि हम बात करें तो वो मैरियाना गर्त है, जो कि 11,022 मीटर गहरा है। एक और बात यहाँ पर पूछी जाती है कि पृथ्वी के सबसे अधिकतम ऊंचे और अधिकतम गहरे बिंदु का जो अंतराल है वो कितना है, तो 20 किलोमीटर का अंतर है। आप देख सकते हैं 8,850 और 11,000, लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है सबसे उच्चतम और सबसे निचले बिंदु में, ठीक है। इसके अलावा स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी, यानी कि लगभग 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली, लगभग 12 से 20 किलोमीटर की है। यानी कि स्थल, आप पूछेंगे कि सबसे मोटी परत, तो जो महाद्वीप क्षेत्र है वहाँ तो सबसे मोटाई है स्थल मंडल वाले भाग की, और जो महासागरीय क्षेत्र है वहाँ सबसे कम, यानी कि सबसे पतली वाली परत जो आपकी स्थल मंडल की है वो आपकी पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पृथ्वी के जो स्थल भाग है उसके विभिन्न भागों की। जैसे कि स्थलीय भाग जो है वो चट्टानें, पर्वत, पठार, ज्वालामुखी आदि जो भूगर्भिक घटनाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के स्थलीय भाग पर चट्टानों की, यानी कि रॉक्स की।
पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। जो सबसे कठोरतम भाग है वो चट्टान कहलाता है। जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है, यानी कि जो पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह है वो किससे बनी हुई है, वो चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जाना जाता है कि चट्टानों के कितने प्रकार हैं। तो जो चट्टान बनती हैं उनकी उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है। सबसे पहली जो चट्टानी प्रकार है वो है आग्नेय, यानी कि इग्निशियस रॉक। आग्नेय रॉक बनती कैसी है, तो मैग्मा लावा के जमने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा और लावा निकलता है और बाहरी परत पर जम जाता है, उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, यानी कि प्रारंभिक रॉक इन्हें कहा जाता है, प्रारंभिक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान स्थूल, परत रहित, कठोर और जीवाश्म रहित होती हैं। इसका मतलब समझिए, आग्नेय चट्टानें जो हैं उनमें परत दर परत नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके अलावा जब परत दर परत नहीं होती तो ये कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। और इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता, क्योंकि जीवाश्म जो है वो जो पुरानी चट्टानें होती हैं उनमें मिलते हैं, और ये चट्टानें डायरेक्ट जो है मैग्मा के जमने से बनी होती हैं। ठीक है, जैसे कि यदि हम बात करें आर्थिक रूप से ये अधिक संपन्न होती हैं, क्योंकि इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम आदि खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वह आर्थिक रूप से बहुत अधिक संपन्न होती हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि जो विभिन्न क्षेत्रों में आपको काली मिट्टी मिलती है, आप कह सकते हैं उसका निर्माण कैसे हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पैगमाइट जो है वो कोडरमा झारखंड में पाई जाने वाला अभ्रक है, वह इन्हीं सेलों से मिलता है। दोस्तों, आग्नेय चट्टानी पिंड की यदि हम बात करें तो मैग्मा ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार की आग्नेय पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वर्धी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं, यानी कि नॉर्मली ये बताया है आग्नेय चट्टानी पिंड जो है, अधिकतर जो चट्टानी पिंड हैं वह किससे बनते हैं, आग्नेय चट्टानों से ही बनते हैं। अब देखिए, जब आग्नेय चट्टानें कई समय बाद एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती हैं तो हम कहते हैं आग्नेय का रूपांतरित रूप क्या है। ठीक है, जैसे आग्नेय ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, कई सालों में इसका रूप परिवर्तित होकर आग्नेय चट्टान निर्माण करती है किसका, नीच का, यानी कि आग्नेय किस में परिवर्तित हो जाती है, नीच में। इसके अलावा साइनाइट जो है वो साइनाइट नीच कहलाती है। ग्रेवो आग्नेय चट्टानी पिंड है और ये सरपेंटाइन में रूपांतरित हो जाता है। इसके अलावा बेसाल्ट जो है वो सिस्ट में रूपांतरित हो जाता है। जैसे बिटुमिनस कोयला, ये आग्नेय चट्टानी रूप है और ये बाद में किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रथम प्रकार की चट्टानें थीं जिन्हें आग्नेय इग्निशियस रॉक कहा जाता है। दोस्तों, दूसरी जो चट्टानी रूप है वो है सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि इसे कहा जाता है अवसादी चट्टान। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको अवसादी चट्टान क्या है। दोस्तों, यदि आप कुछ चीज़ों में डाउट रहता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट का मैं जवाब आपको तुरंत दूंगा, जिससे आपका डाउट दूर हो जाएगा। तो प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें यदि किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद में काल के दबाव में रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारकों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। ठीक है, इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेट, नमक की चट्टानें और सेल खड़ी की चट्टानें। अब सीधा सीधा इसको हम समझें कि जो आपकी इग्निशियस रॉक हैं, यानी कि शुरू में आपने जो आपको आग्नेय चट्टानें पढ़ी थी, ये आग्नेय चट्टानें यदि किसी एक स्थान पर जमा हो जाएं और कई सालों तक ये अंदर ही रहें, ठीक है, तो उसके कारण इनका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है आपकी अवसादी चट्टान। नॉर्मली हम देखेंगे कि अवसादी चट्टानों का कायांतरित रूप क्या होता है, यानी कि जब ये अवसादी चट्टान फिर आगे किस में परिवर्तित होती हैं, तो जैसे कि सपिंड जो अवसादी चट्टान है वह सिस्ट बन जाती है। इसके अलावा बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है। सेल जो है वो स्लेट में,
चूना पत्थर ही बाद में जाकर कायांतरित रूप कहलाता है संगमरमर। ठीक है, इसके अलावा लिग्नाइट कोयला का कायांतरित रूप होता है एंथ्रेसाइट कोयला। आप समझ रहे होंगे कि अवसादी चट्टान हो चाहे इग्निशियस रॉक हो यानी कि आग्नेय चट्टान हो, इनके कई समय बाद रूपांतरण होता है, रूप परिवर्तन होता है, और वही आपसे पूछा जाता है कि बलुआ पत्थर का रूपांतरण क्या है। तो क्वार्टजाइट या क्वार्टजाइट किसका रूपांतरण है, तो आप कह सकते हैं बलुआ पत्थर का। इसके अलावा अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, ये चीज़ समझिए। देखिए, जो हमने आग्नेय चट्टानें पढ़ा था वह परतदार नहीं होती, अवसादी चट्टान परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, आग्नेय में जीवाश्म नहीं पाए जाते। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने की चट्टानें भी पाई जाती हैं, यानी कि अवसादी चट्टानों में सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। जो देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, और जब जीव जंतुओं के जीवाश्म कहीं पर मिलते हैं तो वहीं पर खनिज तेल मिलता है, यानी कि अवसादी चट्टानों में ही खनिज तेल प्राप्त होता है। अप्रवेश चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश सेल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा होती है। अब यहाँ पे समझना इसको क्या कह रहे हैं, जैसे कि ये चट्टान और ये चट्टान है, ये वैसे ही अंदर थी, यानी इनमें और कोई सी चीज़ नहीं मिल रही थी, और इसी बीच, ठीक है, एक प्रवेश सेल इनके अंदर आ जाए तो ये जो स्थिति होती है, अब ये किस में परिवर्तित हो जाती है, ये खनिज तेल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, दामोदर और महानदी तथा गोदावरी नदी के बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा किला तथा दिल्ली का लाल किला किससे बना हुआ है, बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर जो है वो अवसादी चट्टानों से ही बना हुआ है। तीसरे प्रकार की चट्टानें, दोस्तों तीसरे प्रकार की जो चट्टानें हैं वो हैं कायांतरित चट्टानें। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि आग्नेय चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है और अवसादी चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है, तो रूपांतरण के बाद जो चट्टानें बनती हैं वही कहलाती हैं कायांतरण या रूपांतरित। इन्हें मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। जैसे कि ताप दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय अवसादी चट्टानों से ही कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, आप सारी चीज़ें बता सकते हैं, जैसे अभी आपने इसमें पढ़ा था यहाँ पे कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप, तो कायांतरित चट्टान कौन सी हो गई, संगमरमर। किसकी कायांतरित हो गई, चूना पत्थर की। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दी है। इसके अलावा स्लेट का भी अगर कायांतरित हो जाए, जैसे अभी आपने पढ़ा था कायांतरित स्लेट, तो फाइलाइट का निर्माण होता है, और फाइलाइट के कायांतरण से और शिस्ट का निर्माण होता है, तो कायांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की आपने चट्टानें पढ़ी, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित यानी कि कायांतरित चट्टानें। दोस्तों चट्टानों के बाद जो अगला भाग है वो है वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। क्योंकि देखिए, यदि आप पूरी प्रोसेस देखें तो जो मैग्मा होता है, मैग्मा जब बाहर आता है तो वो जमता है, और जमने से निर्माण होता है चट्टानों का। चट्टानें सबसे पहले आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टान के बाद यही अवसादी होती है, और आग्नेय और अवसादी से ही किसका निर्माण होता है, रूपांतरण के, यानी पूरी प्रोसेस मैग्मा से स्टार्ट होती है। चलिए आगे चलते हैं। ज्वालामुखी भूपटल पर एक प्राकृतिक छेद या दरार होती है, यानी कि क्या है, नॉर्मली ये जो भूपटल भाग है यहाँ पर एक प्राकृतिक रूप से कोई छेद हो जाना या दरार आ जाना, जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ जैसे कि लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, सिंडर। यानी कि सिंडर किसे कहा जाता है, जो हवा में एकदम उछलता है। ठीक है, और ये उछला हुआ लावा क्या होता है, ये जल्दी ठंडा होकर नीचे गिर जाएगा, और यही कहलाएगा सिंडर। उद्गार में निकलने वाली गैसों में सबसे अधिक मात्रा होती है वाष्प की। ठीक है, इसके अलावा उद्गार के अनुसार हम ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे ज्वालामुखी क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात की कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, इन तीनों प्रकार को हम एक एक करके पढ़ेंगे। हम इस चीज़ तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं,
उद्गार के अनुसार इनको 3 अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। तो एक एक करके हम इन भागों को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि हम लूसेंट ज्योग्राफी को समझकर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा ब्रॉड सेक्शन होने के बाद इसमें कितना आपको पढ़ना है, कितना पेपर में आना है, ये चीज़ आप कैसे समझ सकें। तो इस क्लासेस से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि आप एक एक पॉइंट रटने की बजाय उनको समझकर चलेंगे और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है केवल उनको ही यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा फालतू एक्स्ट्रा चीज़ जो दी हुई है लूसेंट में वो हमने ऑलरेडी यहाँ से हटा दी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी की यदि हम बात करें, एक्टिव वोल्केनो जिसे कहते हैं। अब सक्रिय क्या होते हैं? जो हमेशा सक्रिय रहें, ठीक है, एक्टिव रहें, यानी कुछ ना कुछ हलचल होती रहे। इसमें अक्सर उद्गार होता रहता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है। सीधा ये भी कह रहे हैं जिसमें हमेशा उद्गार होता रहता हो। इनमें प्रमुख है इटली का एटना ज्वालामुखी तथा स्ट्रोम्बेली। ये 2 ज्वालामुखी ऐसे प्रमुख हैं जिनमें हमेशा उद्गार होता रहता है, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। मैक्सिको में स्थित कोलिमा, इसे कभी कभी क्लामू भी बोला जाता है क्योंकि यह बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। कोलिमा ज्वालामुखी जो उत्तरी अमेरिका मैक्सिको में है, ये विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है, लगभग 40 बार ये विस्फोट कर चुका है, ठीक है। इसलिए ये अत्यधिक एक्टिव ज्वालामुखी आता है, सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी आता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखें, स्ट्रॉम वैली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है क्योंकि स्ट्रॉम वैली को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। प्रकाश स्तंभ यदि हम बात करें, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। देखिए प्रकाश स्तंभ क्या होता है? जो लाइट देता रहे। अब इसकी क्या विशेषता है? भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर यह स्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैसें निकलती हैं जिससे इसके आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इसी कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। जो दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी हैं वो है आपका प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। देखिए, एक अभी आपने एक्टिव जिसमें हमेशा उद्गार होता रहता है, और दूसरा है प्रक्षुब्ध, इसे डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। प्रक्षुब्ध को आप समझ सकते हैं सोए हुए मतलब जिंदा तो हैं अभी ये, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इनमें कभी भी उद्गार हो सकता है, जैसे कि विशुवियस ज्वालामुखी, क्राकाटोआ ज्वालामुखी, फ्यूजियामा ज्वालामुखी और मेयन ज्वालामुखी। आप जगह देख सकते हैं, फ्यूजियामा जापान में है, ठीक है, विशुवियस भूमध्य सागर में है और मेयन फिलीपींस में है। ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, सोए हुए ज्वालामुखी है, यानी कि अभी इनमें उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इन फ्यूचर इनमें कभी भी उद्गार हो सकता है, ठीक है। इसलिए इन्हें प्रक्षुब्ध या सोए हुए ज्वालामुखी कहा जाता है। अब जो तीसरा प्रकार है और आखिरी प्रकार है ज्वालामुखी का, वो है शांत ज्वालामुखी। शांत समझ सकते हैं, इनको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। शांत मतलब शांत हैं। इनको एक और तरीके से हम मृत ज्वालामुखी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ, यानी कि कोई भी विस्फोट नहीं हुआ, ना ही कभी लावा निकला कई सालों से, और भविष्य में भी इनमें पुनः उद्गार होने की संभावना ना हो, तो इन्हें कहा जाता है शांत ज्वालामुखी। जैसे कि कोइस सुल्तान और दैमबंद, ये ईरान के ज्वालामुखी हैं। पोपा म्यांमार का शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो अफ्रीका और चिम्बोराजो भी अफ्रीका के ये शांत ज्वालामुखी हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो भी हम समझ लेते हैं, जैसे कि सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांशतः प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में पाए जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा है जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। इसके अलावा देखिए, ज्वालामुखी की क्रियाओं में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, जैसे कि गैसर या गीज़र जिसे हम बोलते हैं, ये क्या होते हैं? तो बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय जो दरारें और सुराख होती हैं उनसे जल वाष्प निकलती है। इसी जल वाष्प को गैसर कहा जाता है, ठीक है।
धुआंरे क्या होते हैं? ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं जिनसे गैस एवं जलवाष्प निकलती हैं, इन्हें धुआंरे कहा जाता है। तो ईरान का जो कोह सुल्तान ज्वालामुखी है वो धुआंरा भी कहलाता है। इसके अलावा विश्व का सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत वो होते हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ है, तो वो कोटापैक्सी है, ठीक है। यह इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सैलाडो है, जो कि एंडीज पर्वतमाला पर अर्जेंटीना में स्थित है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांक गुआ है, जो एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। अब हम बात करते हैं भूगोल स्थलीय भाग के अगले पार्ट की, जो कि है भूकंप, ठीक है। नॉर्मली आप भूकंप के बारे में जानते हैं। भूकंप क्या होती हैं? भूकंप होती हैं तरंगें या कंपन जो कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे भूकंप केवल और केवल ज़्यादा कुछ नहीं है, कंपन है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर होता है, कंपन या हलचल, ठीक है। जैसे कि लूसेंट के अनुसार यदि हम इसको समझें, भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी क्या है? भूकंप शास्त्र की एक शाखा जिसमें भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? तो भूकंप प्रकार के नहीं होते। भूकंप आता है वो 3 प्रकार के कंपनों से आता है, 3 प्रकार की तरंगों से पृथ्वी के ऊपरी परत पर कंपन होता है, जिसे हम भूकंप बोलते हैं। सबसे पहली जो तरंगें होती हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी और पी वेव्स, यानी कि प्राथमिक तरंगें या फिर पी प्रकार की तरंगें, ठीक है। अब पी प्रकार की तरंगों को देखिए, भूकंप हमने पहले ही समझा। भूकंप क्या है भाई? भूकंप कंपन है, ठीक है। अब वो कंपन किसके कारण होता है भाई? तरंगों के कारण, वेव्स के कारण, ठीक है। जब वेव्स आती हैं तो उनसे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर क्या होता है? कंपन होता है। तो इन वेव्स में 3 अलग अलग प्रकार की वेव्स होती हैं, 3 अलग अलग प्रकार की तरंगें होती हैं। जैसे कि प्राथमिक तरंगें, यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं। कहाँ से? पृथ्वी के अंदर से गुजरती हैं। इनकी औसत वेग जो वेलोसिटी है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, यानी कि सबसे अधिक गति वाली जो तरंगें होती हैं वो प्राथमिक तरंगें होती हैं, जिससे ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंच जाती हैं। यानी कि भूकंप के दौरान सबसे पहले सतह पर पहुंचने वाली तरंगें होती हैं पी तरंगें। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग जो होता है वो नातेदार होता है, यानी कुछ इस तरीके का मार्ग होता है जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, ठीक है। पी तरंगें होती हैं। अब देखिए, पी तरंगें सबसे जल्दी पृथ्वी की सतह पर पहुँच रही हैं, वेग सबसे अधिक है, पर ये ज़्यादा नुकसानदार नहीं होती, यानी कि ये नुकसान नहीं पहुंचाती। पी प्रकार की तरंगें, वेग अधिक है, ठीक है, वेलोसिटी अधिक है, पर इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होती कि ये पृथ्वी पर ज़्यादा हलचल पैदा कर सके। दूसरी तरंगें यदि हम देखें, द्वितीयक तरंगें, जिन्हें हम सेकेंडरी वेव या एस तरंगें कहते हैं, ये अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगें होती हैं। आपने अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, वेव्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगें यह केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं और इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि जो पहले तरंगें पड़ी थी प्राइमरी, उनसे थोड़ा कम होता है, ठीक है। अब जो तीसरी प्रकार की तरंगें हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूकंप और अत्यधिक जो नुकसानदायक तरंगें हैं वो यही होती हैं जिन्हें हम सतही या फिर लैंड वेव्स कहते हैं, एल वेव कहते हैं। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज HD लॉब ने की थी, इसलिए इन्हें लव वेव्स भी कहा जाता है, ठीक है। इनका अन्य नाम आर वेव्स है या रे लाइट वेव्स है। ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। देखिए, धरातल पर ही ये तरंगें होती हैं, ठीक है। ये ठोस, तरल और तीनों माध्यम से गुजरती हैं, ठीक है। इनकी चाल जो होती है वह 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि सबसे कम होती है। पर ये क्या होती है? सतही तरंगें होती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक होती है, इसलिए ये सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं, ठीक है।
तो भूकंप में सबसे अधिक विनाशकारी सतह जो तरंगें होती हैं वो एल वेव्स होती हैं। लैंड वेव्स जिन्हें सतही तरंगें कहा जाता है या लव वेव कहा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट देखो, भूकंप तरंगों को किसके द्वारा नापा जाता है? तो भूकंप तरंगें एक यंत्र के द्वारा नापी जाती हैं। ठीक है, देखिए अभी हम नापने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे इनका नापन होता है, कैसे भूकंप आया है, तो सीस्मोग्राफ के द्वारा आता है। सीस्मोग्राफ इस तरीके से एक पेपर पर वेव्स की फ्रिक्वेंसी अंकित करता है। ठीक है, ये यंत्र होता है जो कि भूकंपीय तरंगों को मापता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम कुछ पॉइंट देखें एक्स्ट्रा भूकंप से संबंधित, तो भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं। ठीक है, परंतु वहाँ पर इनका वेग बहुत कम हो जाता है। गौण तरंगें द्रव पदार्थों में नहीं गुजरती। ठीक है, इसलिए वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। एल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती हैं और ये सभी प्रकार के पदार्थों से, ठोस, द्रव एवं गैस से गुजरती हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आप देखें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, देखिए भूकंप आता है तो जब भी बात होती है भूकंप का केंद्र, जैसे कि हिमालय पाया गया, नेपाल पाया गया, अफगानिस्तान में पाया गया, तो भूकंप केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र क्या होते हैं? तो दोनों चीज़ों को समझेंगे। भूकंप केंद्र अलग होता है और अधिकेंद्र अलग होता है। केंद्र यानी सेंटर, अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर। ये चीज़ महत्वपूर्ण है। देखिए भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहा जाता है। सीधी मैं आपको बता दूं, जहां से भूकंप की शुरुआत होती है वो पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है और पृथ्वी का केंद्र हमेशा मतलब भूकंप का केंद्र हमेशा पृथ्वी के अंदर होता है। ठीक है, और जब भूकंप तरंगें सबसे पहले स्थलीय भाग पर जहां पहुंचती हैं उसको एपिसेंटर कहा जाता है। जैसे कि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा भूकंप को आपको मालूम होगा कि भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। अब भूकंप मापने के कितने स्केल होते हैं? माप तो लिया कि भाई भूकंप ये इतनी तरंगों से आया है। अब इसके स्केल क्या होते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, कैसे नापें? तो उसके 3 प्रमुख स्केल होते हैं। पहला होता है रोसीफेरल, दूसरा मार्केली और तीसरा रिक्टर स्केल। ठीक है, रोसीफेरल, मार्केली और रिक्टर। नॉर्मली जो भूकंप हम मापते हैं वो रिक्टर पैमाने के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो हम भूकंप मापते हैं वो रिक्टर पैमाने के द्वारा मापा जाता है। और रिक्टर स्केल में एक खासियत होती है कि इसकी जो अगली इकाई होती है जो पिछली इकाई से 10 गुना खतरनाक होती है। जैसे 1, 2 और 3 अंकित है। पहले 1 रिक्टर का भूकंप आया, ठीक है, और जब दूसरा आया तो पहले वाले से 10 गुना अधिक तीव्र था। और 3 रिक्टर का सोचिए 10 गुना अधिक से भी और 10 गुना अधिक खतरनाक था। इसलिए जैसे 4 से 4.5 भी होता है तो बहुत अधिक खतरनाक भूकंप हो जाता है, क्योंकि 10 गुना अंतराल होता है पिछली मापन से। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात करेंगे स्थल मंडल की विभिन्न स्थलाकृति, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और वनों के बारे में। स्टूडेंट चलते हैं अगले भाग की ओर। अगला भाग है विभिन्न स्थलाकृतियाँ, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफिक, यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ऊपरी सतह है, उस पर विभिन्न प्रकार की स्थल की आकृतियाँ वो स्थलाकृतियाँ कहलाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से देखिए पर्वत के बाद पठार और पठार के बाद मैदान कहलाते हैं। नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि जो 500 मीटर ऊंचा मैदानी भाग है वो कहलाता है क्या? पठार। और इससे ऊंचा भाग क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। और 500 फीट से नीचे वाले जो भाग हैं वो समतल भाग, उसे मैदान कहते हैं। ठीक है, पर्वत, पठार, कभी कभी 500 मीटर से नीचे, 500 फीट से नीचे भी पर्वत होते हैं। पर्वत को हम कैसे पहचानते हैं? जिनका जो शीर्ष होता है वो सकरा होता है और उनका जो ढाल होता है वो तीव्र होता है। इस तरीके के होते हैं पर्वत। और जो पठार हैं वो ऊपर समतल होते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं सबसे पहले पर्वत की ओर। तो पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्लॉक पर्वत। ठीक है, ब्लॉक से ही समझ में आ जाएगा ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं। नाम से समझ में आ रहा है ब्लॉक के, यानी कि ब्लॉक बनना। जैसे कि जब चट्टानों में भ्रंश हो, यानी कि कुछ भ्रंश आ जाए जिसके कारण उसका मध्य भाग नीचे धंस जाए तथा अगल बगल का भाग ऊपर उठ जाए, तो उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे कि आप समझेंगे
ये चट्टानी भाग है पृथ्वी का। जब इसका जो मध्य भाग है वो नीचे की ओर धंस गया और अगल बगल वाला भाग है ऊपर रह गया, तो इससे क्या निर्माण हुआ, इससे पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो जो ऊपर वाला भाग है वो पर्वत कहलाया और जो नीचे वाला भाग है उसे रिफ्ट वैली कहते हैं, यानी कि रिफ्ट घाटी कहते हैं। क्लियर है? तो ये लिखा है बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं बॉसेस, ब्लैक फॉरेस्ट और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। दूसरा जो पर्वत है वो है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट रेसिड्यूअल माउंटेन कहलाता है। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, नीलगिरी, पार्श्वनाथ और राजमहल की पहाड़ियाँ। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, रेसिड्यूअल यानी कि अवशिष्ट, यानी कि किसी पुराने पदार्थों का अवशिष्ट, यानी कि चट्टानों के अपरदन। ठीक है, अपरदन होने के बाद जो चट्टानी भाग बचा वो अवशिष्ट भाग कहलाया, उसी से बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। अगला जो तीसरा प्रकार के पर्वत हैं वो कौन से हैं? संचित यानी कि एक्यूमुलेटेड माउंटेन। संचित मतलब संचय होना, संचय होना है चीज़ों का इकट्ठा होना। तो भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमने से इन पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, रेगिस्तान में बालू से बने जो स्तूप होते हैं वो इसी पर्वत, संचित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। जो चौथे और आखिरी महत्वपूर्ण पर्वत का भाग है वो है बलित पर्वत। आप जानते हैं कि हिमालय जो है वो कैसा बलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों या धरातल की चट्टानों के मुड़ने से बनते हैं। देखिए अब क्या होता है, पृथ्वी की जो चट्टानें हैं आंतरिक, और इनमें बलय पड़ जाएं पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, इस तरीके से मोड़ पड़ जाएं, तो उन्हें बोलते हैं बलित पर्वत। इन बलित पर्वतों के कारण क्या होता है, असंख्य अपनतियाँ और अभिनतियाँ होती हैं। जैसे कि ये बलय पड़ने के कारण ये मुड़ गई चट्टानी भाग, ये हो गई अपनतियाँ जो दबी हुई भाग, और ये हो गई अभिनतियाँ। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें बलित पर्वतों के निर्माण में सबसे जो प्रमुख सिद्धांत माना जाता है वो प्लेट विवर्तन, यानी कि पृथ्वी की विभिन्न प्लेटों के आपस में टकराने से माना जाता है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। तो जो हमारा हिमालय पर्वत है उसका निर्माण भी इसी प्रकार से हुआ है, क्योंकि पहले वहाँ पर एक टिथिस सागर था जिसमें बलय पड़ने के कारण वह ऊपर की ओर उठ गया और जिससे संसार के सबसे ऊंचे पर्वत का निर्माण हुआ। इसके अलावा भारत का सबसे पुराना बलित पर्वत अगर आपसे पूछा जाए तो वो अरावली बलित पर्वत है, जिसका सबसे ऊंचा पर्वत चोटी गुरु शिखर है, जिसे माउंट आबू कहा जाता है। चलिए दूसरे भाग की ओर। दूसरा प्रमुख भाग है पठार। पठार यानी कि प्लेटू। तो अभी आपने पढ़ा कि धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से थोड़ा ऊंचा हो तथा शीर्ष इसका चौड़ा हो और सपाट हो, वो कहलाता है पठार। यानी कि पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट तक होती है। ठीक है, पर यह पर्वत इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि इसका ऊपरी भाग शीर्ष जो होता है वह समतल होता है और सपाट होता है। इसके अलावा कुछ विभिन्न प्रकार के पठार होते हैं, जैसे कि अंतर पर्वतीय पठार जो पर्वतों के बीच होते हैं, पर्वत पदीय पठार जो कि पर्वत और मैदानों के बीच होते हैं, महाद्वीपीय पठार जो कि महाद्वीपियों के किनारे पर होते हैं या अंदर होते हैं, तटीय यानी कि तटों पर स्थित होते हैं, या गुंबदाकार पठार होते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है पर ये आप पढ़ लेना। ठीक है, तीसरा सबसे प्रमुख भाग हम पढ़ते हैं वो है मैदान। मैदान मतलब प्लेन। देखिए पर्वत, फिर पठार और फिर मैदान। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है अपरदनात्मक मैदान। अपरदनात्मक मैदान आप समझेंगे इसके नाम में। दोस्तों लूसेंट पढ़ना, लूसेंट को हर जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है और लूसेंट को केवल आप पढ़ सकते हैं, पर वीडियो से पढ़ना लूसेंट इसलिए ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं, देख के पढ़ सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। यानी कि देखना, पढ़ना और समझना तीनों चीज़ें यहाँ पर आपकी हो जाएंगी। और लूसेंट आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और लूसेंट को कवर करना है
तो आप मेरे इन वीडियो का सहारा ले सकते हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैदानी भाग को तो सबसे पहले हमने देखा अपरदनात्मक मैदान, यानी कि जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के द्वारा बना है। नॉर्मली हम बोलते हैं नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपरदन से इन मैदानों का निर्माण होता है। जैसे कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, हिमानी द्वारा या हम बात करें पवनों द्वारा, ऐसे समतल मैदानों का निर्माण होता है, जिनमें कि लोयास का मैदान जो कि हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू से बना है। कास्ट का मैदान जो कि चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से बना है। संप्रदाय मैदान समुद्र के तल के निकट स्थित मैदान कहलाता है, जो कि नदियों के अपरदन, यानी देखिए समुद्र के निकट नदियां आती हैं समुद्र में मिलने, और वहाँ पर जो मैदान का निर्माण होता है वो संप्रदाय मैदान कहलाता है। ग्लेशियन मैदान, यानी कि ग्लेशियरों के जमाव के कारण जो दलदली मैदान निर्माण करते हैं, जो बनता है, जो ग्लेशियरिन बन पाए जाते हैं, वो ग्लेशियन मैदान कहलाता है। इसके अलावा रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा जो प्रमुख प्रकार है वो निक्षेपात्मक मैदान है। देखिए, एक अपरदनात्मक और एक निक्षेपात्मक। नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। नदी के निक्षेप यानी देखिए, अपरदन मतलब चीज़ों के अपरदित होने से, और निक्षेप यानी कि चीज़ों के जमने से। तो निक्षेपात्मक मैदान जो है वो नदियों के निक्षेपण से बना है। जैसे कि गंगा नदी को आप मालूम होगा, गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है, ठीक है, वो जलोढ़ मैदान कहलाते हैं। ठीक है। और बड़े बड़े द्वीपों का निर्माण करती है। ठीक है। ये सारे निक्षेपात्मक मैदान करते हैं। इसी तरीके से मिसिसिपी, होंगहो के प्रमुख मैदान हैं। ठीक है। और ये मैदान डेल्टाई मैदान कहलाते हैं। ठीक है। आप माजुली द्वीप के बारे में सुना होगा। ठीक है। जो डेल्टाई या द्वीपीय मैदान है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए कैसे निक्षेपात्मक मैदान है। चलिए दोस्तों, अगला हम पार्ट पढ़ते हैं, जो कि वनों भाग है, लास्ट पार्ट है आपका इस वाले लेक्चर का। ठीक है। जिसमें आपने विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा, और उसी में आ जाता है वन भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। एक एक करके समझेंगे, थोड़ा और बचा हुआ है, थोड़ा आप पेशेंस के साथ सुनेंगे तो आपको ये चीज़ भी यहीं क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट, वन कुछ अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहले होते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के वन विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। अब मैं आपको ग्लोब पे समझा देता हूँ। ये आपकी भूमध्य रेखा है, इसके जो आसपास ऊपर और नीचे यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच में जो वन क्षेत्र पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंध दोनों प्रकार के होते हैं, एक सदाबहार वन, एक पतझड़ वाले वन। तो अभी हम बात कर रहे हैं सदाबहार वन की। इस प्रकार के वन विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है। इसके कारण इनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, इनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, और ये कैसी होती हैं, हरे भरे वन होते हैं। ठीक है। दूसरा जो है उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, अर्धपर्णपाती ट्रॉपिकल सेमिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जहाँ पर वर्षा 150 सेंटीमीटर या उससे कम होती है तो वहाँ पर पत्ते झड़ने लगते हैं, इसलिए पतझड़ वाले वन बनते हैं। ठीक है। और कहाँ पे देखिए, है तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर यहाँ पे वर्षा जहाँ 150 सेंटीमीटर से कम हो रही है। तीसरा है विषुवत रेखीय वन। इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है, यानी वृक्ष भी होते हैं पर झाड़ियाँ अधिक होती हैं। ठीक है। अगले हैं टैगा वन। ये टैगा वन जो हैं वो सदाबहार प्रकार के वन होते हैं, और इनकी जो पत्तियां हैं वो थोड़ी नुकीली होती हैं। ठीक है। टुंडा वन कैसे होते हैं, यह बर्फ़ से ढके क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बर्फ़ से ढके क्षेत्र यानी कि आप समझ सकते हैं कि कर्क रेखा से ऊपर वाला क्षेत्र, यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय कटिबंधीय क्षेत्र है, वो वाले वन। गर्मी में यहाँ
मॉस तथा लाइकेन उगते हैं, जो कि एक प्रकार की घास होती है। देखिए, बर्फ़ से ढके क्षेत्रों में ही उगती है लाइकेन प्रकार की घास। ठीक है, अगले हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन मुख्य रूप से इस तरीके से शंकुधारी वन होते हैं। ठीक है, और इनके पत्ते जो हैं वो चौड़े होते हैं। क्लियर है। साथ ही साथ हम बात करें घास के मैदानों की, तो घास के मैदानों को दो भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जैसे अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। समझना, कई बार पूछा गया है सवाना क्या है, तो आप कहेंगे अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे वाला क्षेत्र। ठीक है, उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन से देश यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, लानोस जो है वो वेनेजुएला में पाए जाते हैं और कंपोज जो है वो ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ हैं। अब आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो शीतोष्ण क्षेत्र हैं, यानी कि ध्रुवीय के आसपास वाले क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर ठंड बहुत अधिक होती है। ठीक है, जैसे कि प्रेयरी शीतोष्ण घास हैं जो कि उत्तरी अमेरिका में है। पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, नीचे वाला क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का नीचे वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा यानी कि आर्कटिक और अंटार्कटिक के बीच वाला जो क्षेत्र है वो थोड़ा ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। स्टेपी एशिया और यूक्रेन के अलावा रूस और चीन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के घास के मैदान थे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पृथ्वी के स्थल मंडलीय भाग को कंप्लीट कर लिया है और उसकी विभिन्न स्थलाकृतियों को भी समझ लिया है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पर हम डेली एक वीडियो लूसेंट का प्रोवाइड कराते रहेंगे आपको, ताकि आपकी प्रिपरेशन टाइम टू टाइम चलती रहे। इसके अलावा अन्य वीडियोस और क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कीजिए माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।